हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कंटिन्यूअसली क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो देख रहे हैं। तो कल की लास्ट क्लास के अंदर हमने नर्सिंग फाउंडेशन है उसका क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड जो हमारी नोट्स है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर से हम क्रैश कोर्स निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो कंसाइज वे के अंदर हम यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। कम्प्लीटली डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम एक कंसाइज वे के अंदर पूरे मेथड्स को पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे और वो पॉइंट्स हम देखेंगे जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज बने रहिएगा मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ और मजा उठाइए, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाइए ताकि आप अच्छे से अच्छा अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जब भी हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, क्रैश कोर्स शुरू किया था, तो उस कंडीशन के अंदर हमने देखा था कि नर्सिंग इम्प्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। नर्सिंग इम्प्लीकेशन के बाद में हमने देखा था इंटरेक्शन स्टाइल इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन स्टाइल इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन की थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर जो इंटरेक्शन की स्टाइल थी वो कौन कौन सी थी वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने देखा था वुंड केयर। वुंड केयर में हमने देख लिया था कि जो वुंड है वो किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से उनकी केयर की जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था फेजेज ऑफ वुंड हीलिंग। फेजेज ऑफ वुंड हीलिंग के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट्स की किस प्रकार से एक वुंड अगर हमारी स्किन के अंदर बन जाता है तो वो किस प्रकार से धीरे धीरे किस किस प्रोसेस के थ्रू, कौन सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिनके थ्रू वो जाकर के हील होता है। तो आई होप आप लोगों को कल की क्लास के अंदर सब कुछ समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आज की क्लास के अंदर हम शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर फर्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्टन एंड ब्रेडन स्केल यूज टू असिस्ट द प्रेशर अल्सर। स्टूडेंट्स में अपन नर्सिंग फाउंडेशन की जो क्लासें थी उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्टन और ब्रेडन स्केल, ठीक है, कौन सा स्केल, नॉर्टन और ब्रेडन स्केल। नॉर्टन और ब्रेडन स्केल है वो किस लिए यूज की जा रही है, वो यूज की जा रही थी हमारे लिए टू असिस्ट द प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर को असिस्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, नॉर्टन और ब्रेडन स्केल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्लीज आप इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू डायरेक्टली पूछा जाता है कि नॉर्टन एंड ब्रेडन स्केल किस लिए यूज की जाती है या प्रेशर अल्सर को असिस्ट करने के लिए किस स्केल का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली नंबर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योस्टेसिस। है होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ बैलेंस बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, होम्योस्टेसिस ये एक टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट बैलेंस है। कहाँ है बैलेंस, किन किन के बीच में है बैलेंस, बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, between the external environment and internal environment, external environment and internal environment of body। मतलब कि हमारी बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहाँ से हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उस एनवायरनमेंट का बैलेंस, बैलेंस किसके साथ, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस का और भी आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें इन विंटर सीजन, विंटर टाइम जब भी सर्दियों का टाइम आता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को कपड़ों से ढक के रखते हैं। हमारे शरीर को हम क्या करते हैं, कपड़ों से ढक के रखते हैं ताकि हमारी बॉडी को ठंड ना लगे। लेकिन उल्टा कब होता है, जब ये गर्मियां आ जाती हैं, समर सीजन या समर टाइम। स्टूडेंट्स आप समर टाइम के अंदर देखोगे कि समर टाइम के अंदर जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो हम हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी क्लॉथ्स हम पहन के रखते हैं उनको हमारा हटाने का रहता है। हम बहुत ही कम क्लॉथ्स का यूज करते हैं, किस कंडीशन के अंदर, इन केस ऑफ
समर टाइम के अंदर हम बहुत ही कम क्लोथ का यूज करते हैं और हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। अगर मान लीजिए और भी हीट जनरेट ज्यादा हो रही है तो हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाने के लिए बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है। फिर बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, स्वेटिंग करना शुरू कर देती है। स्वेटिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट की, स्वेटिंग के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। आप सबने पढ़ा होगा कि स्वेटिंग वो क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सके। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो बैलेंस बनाती है उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रेस इंक्रीज द लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन इंक्लूडिंग ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यूज है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ से हमें एमसीक्यू है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्या मिल सकता है, हमें एमसीक्यू है वो देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। तो वो किस प्रकार से, देखिए इसमें ये बताया गया है, इसमें हमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस क्या कॉज करता है, वो स्ट्रेस हमारे जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसके लेवल को बढ़ा देता है। आपने सबने सुना होगा इन केस ऑफ इन स्ट्रेस सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन जब भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है उससे एक हार्मोन निकल, फाइट एंड फ्लाइट, देखा होगा आपने। फाइट एंड फ्लाइट, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं एड्रेनलिन ग्लैंड से, जो हार्मोन निकल रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट के, ताकि जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से हम क्या कर सके, डील कर सके उसके लिए। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्ट्रेस की सिचुएशन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा उस कंडीशन के अंदर एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या होगी, स्टिमुलेट होगी और उसके हार्मोन से उनका लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आप सब जानते हैं एड्रेनल ग्लैंड है उससे क्या रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन, कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल के अंदर दो हार्मोन आते हैं। ठीक है, कोर्टिसोल के अंदर क्या होते हैं, दो हार्मोन आते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकोइड, मिनरेलोकॉर्टिकोइड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, ये दो हार्मोन आते हैं। हम सब जानते हैं कि इन हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है बॉडी के अंदर, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ये क्या करता है सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ये क्या करता है सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पे, इन रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये कंडीशन है, यहाँ पे इस पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज होता है इंक्लूडिंग ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड। अब यहाँ पे स्ट्रेस से मीनिंग क्या होगा, स्ट्रेस से मीनिंग हो सकता है कि आपको कोई भी एंजाइटी, ठीक है, जो एंजाइटी वाला स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रेस वजन नहीं है, वेट वाला स्ट्रेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है जो आपके मेंटली है, साथ ही साथ आपकी जो एंजाइटी वगैरह है वो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेसर का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इन केस ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट, इन केस ऑफ प्री ऑपरेटिव टाइम, प्री ऑपरेटिव टाइम के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं जो प्री ऑपरेटिव फेजेस के अंदर होते हैं, उन सारे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, उन लोगों के अंदर एक स्ट्रेस होता है कि मेरी सर्जरी कैसी होगी, पता नहीं सर्जरी के बाद क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। ठीक है, वो एक स्ट्रेस का काम कर रहा है। जो सर्जरी है, चलो सर्जरी एक छोटी सी होगी लेकिन उसको उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको क्या लगता है, डर लगता है। और डर लगता है, वो डर क्या काम कर रहा है वहाँ पे, स्ट्रेस का काम कर रहा है। और उस स्ट्रेस की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से वहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो रहा है। वहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है,
कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो रहा है। और जब कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, कौन कौन सी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज होती हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जब इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज, ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमें, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक जो पकड़ने वाली चीज है, जो की पॉइंट आप लोगों के लिए निकल के आएगा वो ये आएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमारा पेशेंट है वो डायबिटिक है, प्री ऑपरेटिव फेज वाला हमारा पेशेंट क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। प्री ऑपरेटिव वाला हमारा जो पेशेंट है वो क्या है, एक डायबिटिक पेशेंट। अब डायबिटिक पेशेंट है तो डेफिनेट है कि हम उसको क्या करेंगे, इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, अब स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर आप कह रहे हो भाई कि स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल है वो इंक्रीज होता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहां पर आपके ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज कर रहा है, वो ग्लूकोज का लेवल क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। और इस ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने की वजह से, इस ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने की वजह से वहां पर क्या होगा, चेंजेज इन, चेंजेज इन इंसुलिन डोज प्रायर टू सर्जरी, प्रायर टू सर्जरी, प्रायर टू सर्जरी से पहले हमें ग्लूकोज लेवल है उसको, उसकी जो इंसुलिन की डोज है उसके अंदर हमें क्या करने होते हैं, चेंजेज करने होते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना है कि सर किस कंडीशन के अंदर हमें इंसुलिन की जो डोज है वो बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, क्योंकि पेशेंट को सर्जरी का स्ट्रेस तो डेफिनेट होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट पे डाउट था कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करके दूंगा आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी चेंजेस तो आएंगे, इसलिए हमें क्या करना होगा, कंसल्ट विथ, कंसल्ट विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर बिफोर, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इन, इन प्री ऑपरेटिव फेज। ठीक है, इन प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर जब भी आप पेशेंट को इंसुलिन लगा रहे हो तो उससे पहले आप क्या करो, डॉक्टर से बात करो कि सर लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहला, पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन ये है कि जो सर्जरी है, जो आपकी सर्जरी है वो पेशेंट के लिए क्या काम कर रही है, सर्जरी दे रही है पेशेंट को स्ट्रेस, सर्जरी काम कर रही है स्ट्रेस का, और ये स्ट्रेस क्या कर रहा है, आपके ग्लूकोज की इंक्रीज, ग्लूकोज लेवल किस प्रकार से कर रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज कर दिया। बट सर्जरी की वजह से आप पेशेंट को एनपीओ रखते हो, नील पर ओरल, ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा, नील पर ओरल। ठीक है, नील पर ओरल, यहाँ पे हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, एनपीओ रखने का मतलब यहाँ एनबीएम, नथिंग बाय माउथ, एनबीएम का मतलब नथिंग बाय माउथ। एक तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई है, एक ये आ गई है स्टूडेंट, दोनों टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नथिंग बाय माउथ, और इन दोनों का मीनिंग यही है कि आपको पेशेंट को ओरली कुछ भी एडमिनिस्टर नहीं करना, क्योंकि हम क्या करेंगे कल की, मान लीजिए सर्जरी है उससे 8 घंटे, 8 से 12 घंटे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट को एनबीओ एनपीओ या एनबीएम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करना है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसके लिए हमें एस्पिरेशन के रिस्क को बचने के लिए, एस्पिरेशन के रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को एनपीओ रखना पड़ता है। तो ये एनपीओ अगर पेशेंट है, अगर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो रखी है, एनपीओ अगर है, तो डेफिनेटली है कि अगर आपका डायबिटिक पेशेंट भी अगर एनपीओ की कंडीशन के अंदर, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी डिक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
ठीक है। एनपीओ होगा तो भाई कुछ खाओगे नहीं तो ग्लूकोज का लेवल आपके 8 से 12 घंटे बाद ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम 8 से 12 घंटे बाद पेशेंट के ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उसे कौन सा बोलते हैं, उसे कौन सा बोला जाता है, उसे बोला जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोला जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है वो होता है 8 से 12 घंटे के बाद हम जो टेस्ट करेंगे वो कहलाएगा आपका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहलाता है। तो अब यहाँ पे मेरा ये सारी रामायण बताने का पर्पज यही था कि अगर मान लीजिए आपका पेशेंट डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है और उसको आप सर्जरी के लिए पोस्ट कर रहे हो, तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उसको सर्जरी है उसका स्ट्रेस होगा, ये डेफिनेट बात है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो आज नॉन मेडिकल है चाहे वो मेडिकल होगा, उसको भी अपनी सर्जरी का, खुद की सर्जरी का स्ट्रेस होता है। ठीक है, और उस स्ट्रेस की वजह से उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना कह रहा है। बट आपका पेशेंट है वो क्या है, डायबिटिक है, तो जैसे मान लीजिए ग्लूकोज लेवल स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा था, डायबिटीज और बढ़ गया। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक काम और करोगे कि पेशेंट को सर्जरी से पहले आप पेशेंट को एनपीओ रखते हो, और इस एनपीओ की वजह से पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज होता है। तो सिचुएशन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम किसी डायबिटिक वाले पेशेंट का सर्जरी के लिए पोस्ट कर रहे हैं तो उसको बिफोर सर्जरी हमें इंसुलिन एडमिनिस्टर करने से पहले हमें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि सर इसको कितना इंसुलिन है, या इसकी इंसुलिन की जो डोज है उसके अंदर कोई चेंजेज है कि नहीं है। क्यों चेंजेस जरूरी इसलिए हैं क्योंकि एक तो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, बट जो बढ़ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट को आपने एनपीओ भी कर रखा है, तो हो सकता है कि उसकी ग्लूकोज जो इंसुलिन की जो डोज है उसके अंदर डॉक्टर आपको कोई भी चेंजेज है वो एडवाइस करें। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉक क्या होता है। शॉक करंट नहीं है, ये दूसरा शॉक है जो कि नर्सिंग के अंदर या मेडिसिन के अंदर पढ़ा जाता है। इस शॉक का मतलब होता है स्टूडेंट, इस शॉक का मतलब होता है, इस शॉक का मतलब होता है इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन क्या मतलब होता है, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है टिश्यूज आर अनेबल, क्या इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा tissues are unable to excrete waste products waste products due to impaired in blood circulation। ब्लड सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इम्पेयरमेंट होने की वजह से वहां पर क्या होगा, इम्पेयरमेंट होने की वजह से वहां पे पेशेंट जो टिश्यूज हैं वो पूरी तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनका बाहर चले जाना, और जो नई एनर्जी के लिए जो ग्लूकोज वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह जो रिक्वायर्ड होती है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, उनका सेल के अंदर आना, तो ये कंडीशन कहलाती है शॉक। शॉक मतलब इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, किसी भी कंडीशन की वजह से वो, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपको शॉक का वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, शॉक के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स का शौक के बारे में हम पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं और ये काफी इजी पॉइंट है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो शॉक कंडीशन, शॉक को मैंने बता ही दिया, शॉक क्या है, शॉक इज इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। शॉक इज इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, जब टिश्यू परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन पेशेंट की कहलाती है कितनी, क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी शॉक की कंडीशन कहलाती है। ठीक है जी, वो कंडीशन कहलाती है आपकी शॉक की कंडीशन। ठीक है, तो शॉक की आगे हम बात करते हैं, शॉक की स्टेजेस। शॉक की स्टेजेस के अंदर सबसे पहले स्टेज आती है शॉक की इनिशियल स्टेज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल स्टेज का मतलब है स्टार्टिंग फेज। शॉक की स्टार्टिंग फेज, शॉक की स्टार्टिंग फेज, जब शॉक स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेकिकार्डिया, सबसे पहले आता है आपको टेकिकार्डिया, हार्ट रेट है वो 100 के बाहर चली जाती है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से नीचे की तरफ आ जाता है। पेल, कूल और मॉइस्ट
स्किन। याद रखना ये एमसीक्यू, ये पेल, कूल और मॉइस्ट स्किन, यहाँ पे फेस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है फेस का वहां पे है। कूल, पेल, कूल, मॉइस्ट स्किन, इट इज द मेन और ये क्लासिकल साइन फॉर शॉक। याद रखना है, ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा जा चुका है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये वाला एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों तो आपको डायरेक्टली इंडिकेट कर देंगे कि हाँ भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो इसका मतलब बीपी कम होगा तो टेकिकार्डिया वहां पे होगा उसको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन पेल, कूल एंड मॉइस्ट स्किन है वो और भी किसी डिसऑर्डर के अंदर हो सकती है, तो ये कंफ्यूजन करने वाला साइन एंड सिम्टम्स है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर कि एक पेशेंट है, नर्स एक पेशेंट एक वार्ड में गई, वहां पे उसने देखा कि एक पेशेंट है, उसकी जो स्किन है वो पेल है, कूल है और मॉइस्ट है, स्किन फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट किस कंडीशन के अंदर है, पेशेंट हमारा शॉक की कंडीशन है। तो स्टूडेंट इन केस इन इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक, शॉक की इनिशियल स्टेज के अंदर जो स्किन का जो कलर होता है वो पेल, कूल और मॉइस्ट स्किन हो जाती है, साथ के साथ पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर है वो फॉल होता है और टेकिकार्डिया जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये है अपनी इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज के बाद हमारी स्टेज आती है आपकी कंपनसेटरी स्टेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंपनसेटरी स्टेज, कंपनसेटरी स्टेज का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये होगा कि कंपनसेटरी स्टेज में क्या होगा, कंपनसेटरी स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, बॉडी अपने आप से इस चीज, इस कंडीशन को, जो कंडीशन हो रही है, क्या कंडीशन हो रही है, कंडीशन हो रही है कि पेशेंट को टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, पेल, कूल एंड मॉइस्ट स्किन हो रही है, उसको अपने आप अपने लेवल के ऊपर उसको क्या करने की कोशिश करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए बीपी बढ़ाना पड़ेगा भाई, टेकिकार्डिया हो रखा है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिकार्डिया हो रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हार्ट रेट उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। टेकिकार्डिया किस वजह से हो रहा है, सॉरी, टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन की वजह से हो रहा है, तो हाइपोटेंशन को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, हाइपोटेंशन को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ता है। अब हाइपोटेंशन को जब आप कंट्रोल करने जा रहे हो तो क्या आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखना, जैसे ही बॉडी अपने आप से मैनेज करने की कोशिश करती है, जैसे ही बॉडी अपने आप से मैनेज करने की कोशिश करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है, तो बॉडी क्या करती है, रिलीज करती है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करना शुरू कर देती है। ध्यान रखना कि कंपनसेटरी स्टेज के अंदर क्या होता है, कंपनसेटरी स्टेज के अंदर क्या होता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है। और ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होते हैं, दोनों रिलीज होते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड से, ये होते हैं आपके दोनों एड्रिनल ग्लैंड से, ये दोनों आपके रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल ग्लैंड से जब ये रिलीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन का मतलब है कि वहां से बॉडी अपने आप को क्या करना शुरू करेगी, कंपनसेट करना शुरू करेगी। अब कैसे कंपनसेट करना शुरू करेगी, पहला पॉइंट है वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगी, बीपी बढ़ाओ, बीपी कम हो रखा था, बीपी को कम कर, बीपी को बढ़ाने के लिए, बीपी को नॉर्मल करने के लिए बॉडी क्या करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या कर देगी, उनको सिकुड़, वो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रेडी का जो टेकिकार्डिया था वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। और ये जब होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है उन तक क्या है, ब्लड है वो आसानी से पहुंच सकेगा, वो ब्लड है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, इजीली उन तक पहुंच जाता है, ब्लड है इजीली उन तक पहुंच जाता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है वहां से वहां पर भी ब्लड जाना शुरू हो जाता है। तो ये होता है कंपनसेटरी स्टेज के अंदर, ठीक है। तो कंपनसेटरी स्टेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, कार्डियक आउटपुट को हमने इंक्रीज किया और वाइटल ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब ये दो काम हो जाएंगे ना स्टूडेंट, वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। तो अब तक हमने शॉक की दो स्टेजेस देख ली है। फर्स्ट वन स्टेज थी, कौन सी थी, इनिशियल स्टेज। दूसरा कौन सा था, कंपनसेटरी स्टेज। और तीसरा है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्टेज के बारे में, नेक्स्ट वन है प्रोग्रेसिव स्टेज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, थर्ड वन स्टेज आ गई है हमारी प्रोग्रेसिव स्टेज, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव स्टेज। अगर हमारी कंपनसेटरी स्टेज है, जो हमारी कंपनसेटरी स्टेज है वो अगर फेल हो जाती है किसी भी कंडीशन की वजह से, मान लीजिए बॉडी ने पूरी कोशिश की अपने आप को कंपनसेट करने की, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाया, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी किया,
ये वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई भी बढ़ाई, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ और बॉडी के पास जो ब्लड है उसकी कमी है या परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड का इम्पेयर्ड ही है, टिश्यू का जो परफ्यूजन है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो क्या होगा, अब कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, जो थर्ड स्टेज है शॉक की उसमें आ जाएंगे, वो आ जाएगा सेल्यूलर प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा, अब सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो जाएगा। सेल्यूलर हाइपोक्सिया का मतलब हो गया कि सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे हाइपोक्सिक एनोक्सिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, तो एनोरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, एनोरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है तो लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता है, याद रखना। जब भी हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर, जब भी हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस कंडीशन के अंदर पायरुवेट की जगह लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां पे जो पेक्टोरलिस मसल्स होती हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और यही लैक्टिक एसिड है जो हमारे पेन का कारण होता है। तो सेल शॉक की प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर क्या होता है, सेलुलर हाइपोक्सिया होता है। सेलुलर हाइपोक्सिया के साथ साथ क्या होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की एनारोबिक का मतलब है इन अब्सेंस ऑफ, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर वहां पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर पहुंच गए, और प्रोग्रेसिव स्टेज है वो अगर नहीं कंट्रोल की गई, किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं कंट्रोल की गई, तो स्टेज चली जाती है फोर्थ। फोर्थ स्टेज का मतलब है, उसका नाम क्या है, फोर्थ स्टेज का जैसा कि नाम है, क्या नाम है, इरिवर्सिबल स्टेज। नाम से पता चल रहा है कि जो बॉडी, इरिवर्सिबल स्टेजेस का मतलब हो गया कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब है परमानेंट डैमेज या परमानेंट चेंजेस, परमानेंट चेंजेस। जो भी बॉडी के अंदर परमानेंट चेंजेज हो गए, वो चेंजेज अब कंप्लीटली परमानेंट हो चुके हैं। अब उनके अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई चांस उनको रिकवर करने का नहीं है। जैसे कि ऑर्गन फेलियर है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे ऑर्गन है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। और इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, वहां से आपका रिवर्ट बैक आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि शॉक की जो 4 स्टेजेस थी, फर्स्ट वन इनिशियल, कंपनसेटरी, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। कौन कौन सी स्टेजेस है चारों, शॉक की 4 स्टेजेस पढ़ी हैं अभी हमने, कौन कौन सी, पहली स्टेज है, पहली स्टेज के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो फर्स्ट वन स्टेज आएगी आपकी इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक। सेकेंड में इनिशियल के बाद क्या होगा, प्रोग्रेसिव, सॉरी कंपनसेटरी। भाई इनिशियल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते बॉडी ने अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करी कि हाँ भाई मैं बिना साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस किए ही इसको ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ, तो कंपन, कंपनसेटरी स्टेज। थर्ड वन ऐसे कंपनसेटरी फेल हो गई, उसके बाद हो जाएगी प्रोग्रेसिव स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज। और फोर्थ वन स्टेज आती है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक, तो ये 4 स्टेजेज है स्टूडेंट जो 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 कि शॉक के अंदर हमें पढ़नी होती है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ शॉक्स। टाइप ऑफ शॉक्स का जो है वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।